नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाअधिवेशन सोमवार यानी 14 अप्रैल से शुरू हो गया। इस महाअधिवेशन में 8 से अधिक राज्यों से पार्टी के लगभग 3500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महाअधिवेशन का आयोजन 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया है। इस महाअधिवेशन की बहुत सारी बातें जो हैं अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनक यानी कि गुरुजी यानी कि दिशोम गुरु यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद पार्टी प्रेम में वो मंच तक पहुंच गए। उनके साथ शिबू सोरेन की पत्नी मां रूपी सोरेन को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री खुद अपने माता पिता को मोहराबादी स्थित उनके आवास से साथ लेकर महाअधिवेशन स्थल पर पहुंचे। महाअधिवेशन में गांडे विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन समेत कई पदाधिकारी भाग ले रहे थे। अधिवेशन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी ने पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव में जनजाति जनगणना का भी जिक्र किया। स्टीफन मरांडी ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, 1932 आधारित स्थानीय नीति और परिसीमन के विरोध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ है। उनके साथ ही प्रस्ताव में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरना धर्म कोड को देश की संसद द्वारा मान्यता देने और राज्य समेत पूरे देश में जातिगत जनगणना करने की बात भी शामिल है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह महाअधिवेशन झारखंड ही नहीं देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान में जिन बातों की चर्चा की गई है उसके अनुरूप पार्टी ने अब तक काम किया है और निश्चित रूप से इन 2 दिनों में राजनीतिक प्रस्ताव भी आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पास किया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, कल्पना सोरेन की भूमिका बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में अपने महत्व को दर्शाया है और उम्मीद की जाती है कि महाअधिवेशन के दौरान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी अवश्य देगी। वहीं वक्फ कानून के विरोध करते हुए राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भावना का सम्मान होना चाहिए। जब देश में कृषि कानून लाया गया था तब भी उसे किसानों के हित में बताया गया था और आज सरकार देश की बड़ी आबादी की जन भावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानून लाई है और उसके भी फायदे गिना रही है। महाधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। करना चाहिए। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संविधान की पहली प्रस्तावना पंक्ति जब 4 फरवरी 1972 को स्थापना हुई थी और 1983 में जब संविधान अंगीकार किया गया था तो उसकी पहली प्रस्तावना पंक्ति यह कहती थी कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की शोषित पीड़ित राष्ट्रीयता के हर त्राण के लिए काम करेगा और झारखंड में एक शोषण मुक्त समतामूलक समाज को बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं और अभी और रास्तों को तय करना बाकी है। सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में होगा। सर, अभी तक जेएमएम जो है जल जंगल जमीन की बात हो रही है, पर हालिया दिनों में इसका शहरी विस्तार भी हो रहा है, तो क्या शहरी मतदाताओं को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाएंगे? झारखंड समूची झारखंडियत को बोध कराता है।
चाहे वो शहर में बसने वाले झारखंड के लोग हों, चाहे वो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग हों। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व संपूर्ण झारखंड का है और झारखंडी चेतना समग्र रूप से झारखंड के शहरों और ग्रामीण अंचलों में रहने वालों में निवास करती है और मुक्ति मोर्चा इसी का परिचायक है। इसलिए हम इस विभेद को नहीं मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सिर्फ ग्रामीण अंचलों में। हम यह मानते हैं कि शहरों में रहने वाले जल जंगल जमीन की अवधारणा को मानने वाले लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ा आपका चेहरा मिला है सर, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन पार्टी से अलग नहीं है और कल्पना सोरेन के द्वारा जो भी काम किए गए उसका फलाफल पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से उनका उपयोग वहीं राज्य के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर ने वक्फ कानून को काला कानून की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर काला कानून लाया जाता है। इसमें नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और वक्फ कानून शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे प्रस्तावों का, वैसे जो काले कानून है उनका विरोध करता है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कृषि बिल हो, और आज जो वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए 4-6 महीने के बीच में कोई ऐसा मुद्दा ले आती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान की जो हालत है उससे, सिंचाई, बिजली, आधारभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करो, जनता के बीच फूट डालो, जो हमारे संविधान है आज उसको, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करो और सत्ता में काबिज रहो। ये इनका मूल मकसद है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी बड़ा इनका बहुमत हो, चाहे जो भी जितनी भी इनका अहंकार हो, ये काम नहीं आएगा। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है और जनता अब ठान चुकी है कि इनके काले जितने भी बिल आएंगे, भले ही बहुमत के बल पर ये सदन में इसे पारित करवा लेंगे, लेकिन जमीनी रूप पर इसे नहीं। देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात हुई कि हमारे जो राजनीतिक दल, जो हमारा प्रस्ताव वो सर्वसम्मत गृहीत हुआ। उस प्रस्ताव में हमने बहुत विस्तार से बातें कही। अब हम राजकीय राजनीति से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों के राजधानी में और उस पूरे राज्य क्षेत्र में अब हम लोग जाएंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने की। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष पैदा की गई थी, उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था, वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है और वो जारी रहेगी। तीसरा, एक संविधान संशोधन भी हम लोगों के पास आया, क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है। 3 प्रस्ताव पारित हुआ, पॉलिटिकल और एक पार्टी के अंदर ये कमिटियाँ इसका, और एक संविधान के बारे में अच्छा हुआ और संविधान को लेकर क्या
उसमें कमेटी उमटी के बारे में पंचायत स्तर के और किस तरह से लोग गिराएंगे, किस तरह पार्टी के अंदर के चुनाव कराए थे, और इस सब पे विचार हुआ। और सबसे अच्छा जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में ये था कि जो वक्त जो केंद्र सरकार ने जी उसको राज्य सरकार ने नकार दिया, अभी आप लोगों ने, तो इससे एक मैसेज जाएगा, पूरे राज्य में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, और फिर अपने सरकार में जो काम हो रहे हैं, जो नेतृत्व है वो की भलाई जी। देखिए 19 इसके बाद जो हमारी सरकार थी उसने लोगों का अच्छा भला किया हुआ काम, तभी ना फिर 24 में लोगों ने फिर अपना आशीर्वाद दिया और बहुमत के साथ ही। और किस तरह का चुनाव हुआ था झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जा रहे थे जी, और किसको तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसका इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। सर, दूसरे राज्यों में पार्टी बढ़े, इसके लिए भी कुछ हुआ क्या? निश्चित रूप से 4 राज्यों में जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल का पार्टी के संगठन प्रतिनिधियों इसकी चर्चा हुई और वहाँ से डेलीगेट बिहार चुनाव चुनाव जब आएगा, बिहार का जब नोटिफिकेशन है वो सब देखा जाएगा। दिन था। ऐसे तो ये 13वां अधिवेशन है, हर अधिवेशन में ही हम लोग बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ भाग लेते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया। और विभिन्न राज्यों में चूँकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व क्षमता पर देशवासियों का जो विश्वास बढ़ा है और गुरु जी का जो सपना था उसे पूरा कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और पूरी पार्टी। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी, विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र को धीरे धीरे हाशिए में ले जाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी रक्षा कर सकती है। माननीय और हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के चाहने वाले, आप देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में तो हैं ही, मणिपुर और साउथ में भी आप देखेंगे, और कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी लोग हैं हमारे। तो इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले जाने पर पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और पूरे देश के लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव है? अभी इस पर बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे झारखंड के लोग, हमारे चाहने वाले ज़्यादा होंगे, वहाँ पर होगा, तो इस पर पार्टी निर्णय लेगी। सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारी बैठ कर निर्णय लेंगे। कानून का क्या राजनीतिक विरोध लग रहा है या फिर इसको लेकर कोई कानूनी आप लोग लड़ाई लड़ने? देखिए, जैसे 3 काले कानून जो बने थे कृषि बिल को लेकर, तो उसे बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को, तो इस पर भी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आज ये मुस्लिम समुदाय पर है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख समुदाय हैं, फिर हिंदुओं के भी बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, उन पर भी हो सकता है। और ये देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है कि इसके बाद प्राइवेट के हाथों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज चली जाए। इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैडम, कल्पना जी को लेकर एक चर्चा है कि इस बार संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, प्रस्ताव भी आ सकता है महाधिवेशन में। देखिए, कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से संकट की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, उन्होंने, उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत मजबूत होगी।